सिंह परिवार के विला से निकलने के बाद ईवा रो रही थी। पंकज, मुझे बहुत अफसोस है। मेरा अपनी शादी पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। पंकज ने उसका हाथ पकड़ा। कोई बात नहीं, दादाजी ने बयान दे दिया है। अगर मैं सेलेस्टियल ग्रुप से ऑर्डर लेने में कामयाब रहा तो उनके पास हमें पति पत्नी के रूप में स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। हम सेलेस्टियल ग्रुप की बात कर रहे हैं। ईवा चिंतित थी। दिल्ली में पली बड़ी होने के कारण वह सेलेस्टियल ग्रुप के बारे में सब जानती थी। सेलेस्टियल ग्रुप एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी थी जिसने हाल ही में दिल्ली के बाजार में प्रवेश किया था। द ग्रेट फोर ने मूल रूप से सेलेस्टियल ग्रुप के ऑर्डर पर एकाधिकार कर रखा था। पंकज बस मुस्कुराया। कोशिश किए बिना हमें कभी पता नहीं चलेगा। ईवा को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, ओह हाँ, मुझे अब याद आया। मेरी एक पुरानी सहपाठी सेलेस्टियल ग्रुप में काम कर रही है। वास्तव में वह वहां एक विभाग की प्रमुख है। मुझे उससे संपर्क करने दो। वह हमें उच्च प्रबंधन से जोड़ सकती है। ठीक है। हाथों में हाथ डाले वे दोनों ईवा के घर की ओर चले। ईवा का घर और सिंह परिवार का विला एक ही आवासीय क्षेत्र में स्थित थे। जहां सिंह परिवार का मुख्यालय विला था, वहीं ईवा का स्थान एक ऊंची इमारत में था। वे दोनों आराम से टहलते हुए वापस आए। ग्लैडिस उनसे पहले पहुंच चुकी थी और उसने पंकज को घर में घुसने से मना कर दिया। पंकज ने कंधा उचका दिया। वह कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है ईवा, मैं घर जाता हूं। ईवा जानती थी कि उसके पास भी कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उसने सिर हिला दिया। अब प्राथमिकता सेलेस्टियल से ऑर्डर सुरक्षित करने की थी। इस तरह सिंह परिवार के पास पंकज को परिवार के हिस्से के रूप में स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। घर पर बसने के बाद उसने अपनी सहपाठी से संपर्क किया जिससे उसने कई सालों से बात नहीं की थी। दूसरी ओर पंकज हाउस ऑफ रॉयल्स लौट आया, जो दिल्ली के सबसे आलीशान विला वाले क्षेत्र में स्थित था। वह सोफे पर बैठ गया और एक सिगरेट जला ली। अपना फोन निकालकर उसने एक नंबर डायल किया। मुझे सेलेस्टियल ग्रुप के चेयरमैन को लाओ। वह ड्रैगन जनरल के रूप में अपने विशेषाधिकार का उपयोग शायद ही करना चाहता था, लेकिन अगर वह सेलेस्टियल के साथ सौदा चाहता था तो यह मदद नहीं कर सकता था। जल्द ही लगभग 50 साल की उम्र का एक अधेड़ उम्र का आदमी घर पहुंचा। सूट पहने हुए वह भारी भरकम था और गंजा होने लगा था। जनरल। जैसे ही वह आदमी हाउस ऑफ रॉयल्स में दाखिल हुआ, वो घुटनों के बल गिर पड़ा। दिल्ली में वह सेलेस्टियल ग्रुप का प्रभारी था। राजधानी से ताल्लुक रखने वाले, उसका नाम एलेक्स येट्स था। पहुंचने से पहले एलेक्स ने यह पता लगाने के लिए समय निकाला था कि वह किससे मिलने वाला था। वह सदर्न प्लेन्स के महान ड्रैगन जनरल के सामने घुटने टेक रहा था। वह युद्ध के मैदान पर और बाहर कोई दया नहीं दिखाता था, और जब उसके दुश्मनों ने ब्लैक ड्रैगन के बारे में सुना तो वे डर से कांप उठे। ड्रैगन जनरल कोई साधारण आदमी नहीं था। वह बहुत महत्वपूर्ण था और इसलिए उच्चतम स्तर का सम्मान रखता था। अभी भी जमीन पर घुटने टेकते हुए एलेक्स ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी से पसीना बह रहा है। एलेक्स येट्स। पंकज ने अपने हाथ में पकड़े दस्तावेजों का ढेर नीचे रख दिया। जमीन पर घुटने टेक रहे अधेड़ उम्र के आदमी को देखते हुए उसने हाथ हिलाया और धीरे से कहा, तुम खड़े क्यों नहीं हो जाते? जी सर। एलेक्स खड़ा हो गया। वह बुरी तरह पसीना बहा रहा था, लेकिन उसने अपना पसीना पोंछने की कोई कोशिश नहीं की। डर से कांपते हुए उसने सोचा कि क्या उसने किसी तरह इस आधुनिक जमाने के देवता एरीज को नाराज कर दिया है। उसे क्यों बुलाया गया था? कल मेरी पत्नी ईवा सिंह सेलेस्टियल ग्रुप का दौरा करेगी, 30 मिलियन के सौदे के लिए पूछेगी। तुम इसे व्यक्तिगत रूप से संभालोगे। इसे गड़बड़ मत करना। एलेक्स ने राहत की सांस ली और मुस्कुराया। बेशक जनरल, भले ही ये 300 मिलियन का सौदा हो, अगर आप शब्द कहेंगे तो वह आपका होगा। याद रखना, मेरी पत्नी का नाम ईवा है। ईवा सिंह। जी सर, बस इतना ही। अब तुम जा सकते हो। जी सर। एलेक्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे माफी मिल गई हो और वह पूरी गति से चला गया, अभी भी पसीने में भीगा हुआ था। राजधानी के येट्स परिवार के हिस्से के रूप में उसने दिल्ली में सेलेस्टियल ग्रुप का नेतृत्व किया। यहां तक कि द ग्रेट फोर को भी उससे सावधान रहना पड़ता था, कहीं वे उसे उकसा न दें, लेकिन पंकज से मिलते समय उसकी भूमिका उलट गई थी। एलेक्स के जाने के बाद पंकज सोफे से उठा और खुद से बुदबुदाया, मुझे वापस आए 10 दिनों से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन मैंने अभी तक अपने दादाजी को सम्मान नहीं दिया है।
वह घर से बाहर निकल गया, उपनगरों में सिंघानिया घर के खंडहरों तक टैक्सी लेने की योजना बना रहा था। हालांकि बाहर बिना नंबर प्लेट वाली एक बहुउद्देशीय गाड़ी इंतजार कर रही थी। कार के पास काले टैंक टॉप में एक गहरे रंग का आदमी खड़ा था। पंकज पास गया और हेनरी को घूर कर देखा। क्या मैंने तुमसे आदमियों को लेकर सीमा पर वापस जाने के लिए नहीं कहा था? जनरल, बाकी सभी आदमी सदर्न प्लेन्स लौट गए हैं। अब बस मैं हूं। क्या आप मुझे रहने नहीं देंगे? मुझे पंकज कहो। दिल्ली में जनरल अब नहीं है। समझ गया। मुझे सिंघानिया के कब्रिस्तान ले चलो। ठीक है, तो कार में बैठ जाओ, पंकज। जल्द ही पंकज उस जगह पर था जहां कभी सिंघानिया विला खड़ा था। विला जलकर राख हो गया था, अब उसकी जगह कब्रों ने ले ली थी। दिल्ली का पहला परिवार अब कीड़ों का भोजन था, उनका घर खंडहर में था। आसमान काला था, ऊपर भूरे बादल जमा हो गए थे। टिप टिप, आसमान खुल गया और बारिश की एक धार टूट पड़ी। कब्रिस्तान में एक भूरे रंग का कोट पहने एक युवा आदमी खड़ा था। उसके पीछे एक और आदमी था जो उसके ऊपर छाता पकड़े हुए था। धड़ाम, पंकज घुटनों के बल गिर पड़ा। 10 साल पहले सिंघानिया परिवार दिल्ली का पहला परिवार था। तब वह केवल 18 साल का था। उसी साल उसके पिता ने एक और महिला से शादी कर ली। उसकी सौतेली मां द ग्रेट फोर की रोवेना जेवियर थी, जो दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक से संबंधित थी। रोवेना की शुरू से ही एक योजना थी। वह पंकज के दादाजी के बिस्तर पर फिसल गई, उन पर उसे नशीला पदार्थ देने का आरोप लगाया। उसके दादाजी की प्रतिष्ठा तार तार हो गई और सिंघानिया परिवार मजाक बनकर रह गया। ठीक उसी साल रोवेना ने उसके पिता पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके पिता इतने गुस्से में थे कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। रोवेना ने न केवल उन्हें बचाया नहीं, बल्कि उन्हें तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया। उसने बाकी सभी को बताया कि उसके पिता निकोलस ने अपराधबोध महसूस करने के कारण आत्महत्या कर ली। उसके पिता की मृत्यु के बाद द ग्रेट फोर का नेतृत्व करने वाले जेवियर सिंघानिया के यहाँ इकट्ठा हुए और उसके दादाजी को मार डाला। उन्होंने पूरे सिंघानिया परिवार को बंधक बना लिया, उन्हें अपनी पारिवारिक विरासत मूनलिट फ्लावर्स ऑन क्लिफसाइड्स एज नामक एक पेंटिंग सौंपने के लिए मजबूर किया। इसे प्राप्त करने के बाद द ग्रेट फोर ने सिंघानिया परिवार के अंदर रहते हुए ही घर को जला दिया और सिंघानिया परिवार की संपत्ति को आपस में बांट लिया। पिताजी, तुम एक पापी हो। तुम सिंघानिया परिवार के खत्म होने का कारण हो। तुम्हें कभी रोवेना जेवियर से शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें उस क्रूर महिला को घर कभी नहीं लाना चाहिए था। पंकज कब्र के सामने घुटने टेककर जोर जोर से रो रहा था। यह एक मिथक था कि पुरुष आंसू नहीं बहाते, बस एक निश्चित मात्रा में दर्द की आवश्यकता होती है। वह अपने पिता से नफरत करता था। उसके पिता को गलत महिला से प्यार हो गया, जिसके परिणामस्वरूप सिंघानिया परिवार का निधन हो गया। वह रोवेना जेवियर से नफरत करता था। वह द ग्रेट फोर से और भी ज्यादा नफरत करता था। जेवियर्स, फ्रेजियर्स, जिम्मरमैन्स और विल्सन्स ने सिंघानिया परिवार की हत्या कर दी। दादाजी, मैं आपको व्यर्थ में नहीं मरने दूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं आपकी मौत का बदला लूंगा। द ग्रेट फोर शांति से नहीं रहेंगे। मैं आपको द ग्रेट फोर के सिर सबूत के तौर पर लाऊंगा। मेरी संवेदनाएं, जनरल। हेनरी अभी भी पंकज के पीछे खड़ा था, छाता पकड़े हुए था। हेनरी ने पंकज को पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा था। वास्तव में उसने नहीं सोचा था कि सर्वशक्तिमान ब्लैक ड्रैगन में कोई भावनात्मक पक्ष भी है। उसने दुश्मन सेनाओं के सामने डर का कोई संकेत नहीं दिखाया था, लेकिन कब्रों के सामने पंकज आंसुओं का एक तालाब था। जनरल, जेवियर से संबंधित मेगाट्रॉन ग्रुप आज रात एक जश्न मना रहा है। मेगाट्रॉन और सेलेस्टियल ने एक स्थायी समझौता किया है। अब से मेगाट्रॉन को अन्य समूहों और कंपनियों को चुनने देने से पहले सेलेस्टियल के ऑर्डर तक जल्दी पहुंच मिलेगी। जेवियर्स के प्रमुख भी आज 80 साल के हो रहे हैं। ये दोहरा जश्न है। मेगाट्रॉन। पंकज ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। मेगाट्रॉन सिंघानिया परिवार का व्यवसाय था। अब वह जेवियर्स के हाथों में चला गया था। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, उसकी आंख में एक जानलेवा चमक थी। मेरे लिए एक ताबूत लाओ। हम दावत में जा रहे हैं। कर्ज वसूलने का समय आ गया है। जेवियर्स दिल्ली में द ग्रेट फोर के लीडर थे। यह उनके लिए जश्न का दिन था। मेगाट्रॉन ग्रुप, उनके कई व्यवसायों में से एक, ने सेलेस्टियल ग्रुप के साथ एक समझौता किया था और वे अब सबसे अच्छे व्यापारिक भागीदार थे।
दूसरे शब्दों में, इस समझौते के कारण जेवियर्स का प्रभाव और भी व्यापक हो जाएगा। साथ ही परिवार के मुखिया वॉरेन जेवियर 80 साल के हो रहे थे। जेवियर्स के विला के बाहर आलीशान कारों का एक बेड़ा जमा था। दिल्ली के सभी मशहूर हस्तियां इस दोहरे जश्न के लिए वहां मौजूद थीं। ये रिट्रोव वाइन की एक बोतल है जिसकी कीमत $8 मिलियन है, जिसे फ्रेजियर्स ने उपहार में दिया है। वे मिस्टर वॉरेन जेवियर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। विल्सन्स ने जैकी एन ब्लैंक द्वारा बनाई गई पेंटिंग द ब्लैक थॉर्न, जिसकी कीमत $12 मिलियन है, प्रस्तुत की, और वे जेवियर्स के लिए अच्छे धन की कामना करते हैं। जिम्मरमैन्स ने मिस्टर जेवियर को $8.8 मिलियन की फ्रॉइट एमआई घड़ी उपहार में दी है। मुख्य प्रवेश द्वार पर एक महिला के हाथ में एक माइक्रोफोन था। उसने उत्साहपूर्वक उन उपहारों की घोषणा की जो मेहमानों ने पूरे कमरे को सुनाने के लिए लाए थे। दालान में वॉरेन नीले रंग के सूट में कपड़े पहने हुए थे। हालांकि वह 80 के थे, फिर भी वह चुस्त और चौकस दिख रहे थे। उन्हें मिल रहे सभी उपहारों के बारे में सुनकर वह बहुत खुश लग रहे थे। दावत दिल्ली के महत्वपूर्ण परिवारों के लोगों से भरी हुई थी। यहां तक कि दूसरे दर्जे के सिंह परिवार के सदस्य भी पहुंचे थे। जेवियर्स की चापलूसी करने की कोशिश में अजय सिंह ने वॉरेन के लिए एक मोनिका वॉलेट प्राप्त करने के लिए एक छोटी सी दौलत खर्च कर दी, सब कुछ लगा दिया। हर कोई अपने संबंध बनाने और अपने नेटवर्क का विस्तार करने की कोशिश में व्यस्त था। विला के बाहर भूरे रंग का कोट और चेहरे पर नकाब पहने एक आदमी एक ताबूत लेकर पास आया। ताबूत का वजन कम से कम 100 किलोग्राम था, लेकिन आदमी ने इसे सिर्फ एक हाथ से संभाला, इसे आसानी से ले जा रहा था। वह पंकज था। उसकी वापसी के पीछे दो उद्देश्य थे, ईवा का कर्ज चुकाना और अपने परिवार का बदला लेना। अब जब वह ईवा का पति था तो उसे पहचाना जा सकता था। चूंकि वह उसे परेशानी में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक काला नकाब पहन लिया। धड़ाम, जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने अपनी पूरी ताकत से ताबूत फेंका। इसने जेवियर्स का दरवाजा तोड़ दिया और जेवियर्स के विला के दालान में जा गिरा। अचानक हुए इस घुसपैठ से सब हैरान रह गए। शोर अचानक थम गया। इतनी शांति थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। क्या हो रहा था? यह वॉरेन जेवियर का 80वां जन्मदिन था। कौन इतना साहसी था कि जश्न में ताबूत लेकर आ गया? वॉरेन अन्य पारिवारिक प्रमुखों के साथ बात कर रहे थे, तभी ताबूत उड़ता हुआ आया। उनका चेहरा काला पड़ गया और वह चिल्लाए, यह क्या है? सुरक्षा गार्ड कहाँ है? वे क्या कर रहे हैं? इसे किसने भेजा? इसे तुरंत हटाओ। वॉरेन जेवियर, क्या मैं ये ताबूत आपको जन्मदिन के उपहार के रूप में पेश कर सकता हूँ? आज आपका 80वां जन्मदिन है, लेकिन अगले साल इसी समय यह आपकी पुण्यतिथि होगी। दरवाजों के बाहर से एक आवाज गूंजी। भूरे रंग का कोट और भूत का नकाब पहने एक आदमी फिर अंदर चला आया। कौन? तुम कौन हो? वॉरेन ने पंकज को घूर कर देखा। यह जेवियर्स की जगह थी और वह परिवार का मुखिया था, दिल्ली में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। किसके पास उसके घर पर परेशानी पैदा करने की हिम्मत थी? मैं वह हूं जिसे तुम्हारी जान चाहिए। ठंडी आवाज अंतरिक्ष को चीरती हुई आई। चेहरे पर काले भूत का नकाब पहने पंकज वॉरेन की ओर बढ़ा। आज नहीं, 20 साल का एक आदमी पास आया और पंकज की ओर इशारा किया। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। जब तुम जेवियर्स के यहाँ हो तो हम प्रभारी हैं। वह विलियम जेवियर था। अभी भी पंकज की ओर इशारा करते हुए विलियम ने उसका नकाब हटाने की कोशिश की। ठंडे लहजे में उसने कहा, तुम नकाब के पीछे छिपने वाले डरपोक हो। चलो देखते हैं तुम कौन हो। पंकज ने हमला किया। उसने विलियम का हाथ पकड़ा और उसे हवा में उठाकर मरोड़ दिया। चट! विलियम का हाथ उसके शरीर से पूरी तरह से अलग हो गया। हर जगह खून बहने लगा। आह! विलियम दर्द से कराह उठा। सभी मेहमान सदमे में थे। चूंकि वे प्रतिष्ठित लोग थे और शांति से रहते थे, उन्होंने पहले कभी ऐसी क्रूरता या हिंसा नहीं देखी थी। उनमें से कई लड़खड़ाकर पीछे हट गए, चिंतित थे कि वे अगले शिकार होंगे। ठीक एक आधुनिक जमाने के देवता एरीज की तरह दिखते हुए पंकज ने लापरवाही से हाथ फेंक दिया। उसमें आत्मविश्वास, आक्रामक भाव था। पहले दिखाए गए उसके पराक्रम के साथ जेवियर्स इतने डर गए कि वे कांप रहे थे, जितना हो सके पीछे हट रहे थे। यहां तक कि वॉरेन भी थोड़ा पीछे हट गए। उनका हाथ अपनी पीठ के पीछे पहुंच रहा था, किसी भी क्षण एक हथियार पकड़ने और अनचाहे मेहमान को मारने के लिए तैयार थे।
पंकज धीरे धीरे वॉरेन की ओर बढ़ा। विलियम के दर्द की कराह दालान में गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद वो और दर्द सहन न कर पाने के कारण मूर्छित हो गया। दालान अचानक शांत हो गया। केवल पंकज के कदमों की आहट गूंज रही थी, जो विनाश के अग्रदूत की तरह लग रही थी। घुटने टेको। पंकज का आदेश घंटी की तरह साफ गूंज उठा। पंकज अत्यंत प्रभावशाली था। यह एक अनुभवी सैनिक और जनरल होने का परिणाम था, जिसके लिए हत्या करना दूसरी प्रकृति थी। उसकी जानलेवा निगाह के नीचे हर कोई बुरी तरह डर गया था। जिस आसानी से उसने विलियम का हाथ फाड़ दिया था, उसे देखते हुए किसी ने भी एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि वॉरेन भी प्रभावित हुए और उन्होंने एक सेकंड के लिए अपना संतुलन खो दिया। उस क्षण वह पलटवार करना भूल गए और उनके घुटने झुक गए। वह जमीन पर गिर पड़े, घुटने टेकते हुए। धड़ाम। ये देखकर मशहूर हस्तियां दंग रह गईं। वॉरेन जेवियर, जेवियर्स के मुखिया, दिल्ली में द ग्रेट फोर के लीडर, जमीन पर घुटने टेक रहे थे। पंकज के हाथ में एक तार था। यह अजीब तरह का तार था जिसमें कई जोड़ थे। करीब से देखने पर पता चलता था कि यह अनगिनत सुइयों से बना था। वॉरेन जेवियर, क्या आप अपने पापों को स्वीकार करना चाहेंगे? तभी वॉरेन को एहसास हुआ कि वह घुटने टेक रहे थे, हालांकि उन्हें पता नहीं था कि क्यों। पसीना उनकी रीढ़ की हड्डी से बहने लगा। वह खड़ा होना चाहते थे, लेकिन अब उनमें ताकत नहीं थी। लड़के, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? भले ही वह खड़े नहीं हो सकते थे, वॉरेन अभी भी मजबूत दिख रहे थे। उनका हाथ अभी भी उनकी पीठ के पीछे था, किसी भी समय एक हथियार से हमला करने के लिए तैयार था। बाकी जेवियर्स ने वॉरेन को बचाने की कोशिश भी नहीं की, चिंतित थे कि उन्हें भी चोट लग सकती है। मैं तुम्हें कारण बता ही देता हूं। 10 साल पहले फ्लोरा लेकसाइड में आग लगी थी। वह पूरे एक दिन तक जलती रही। 38 लोगों की जान चली गई, और अब तुम खून से भुगतान करोगे। उसकी ठंडी, बेरहम आवाज दालान में गूंजी। पंकज चला। पलक झपकते ही वह वॉरेन के पीछे दिखाई दिया। उसने चांदी की सुई वाले तार को वॉरेन की गर्दन के चारों ओर लपेटा और खींच लिया। खून का फव्वारा छूटा और वॉरेन का सिर धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। आह! दिल्ली की मशहूर हस्तियां चिल्लाईं और जमीन पर गिर पड़ी। वे सभी डर से कांप रहे थे। वॉरेन की मौत पर जेवियर्स को समझ नहीं आया कि क्या करें, वे अपनी जगह पर जम गए। पंकज ने एक काला बैग निकाला। उसने वॉरेन का सिर उसमें डाल दिया और जाने के लिए मुड़ा। उसके चले जाने के काफी देर बाद भी जेवियर्स का विला शांत रहा। हर कोई जमीन पर दुबका हुआ था, अपने हाथों से सिर को सहला रहा था। वॉरेन का सिर विहीन शव दालान में निश्चल पड़ा रहा। सिंघानिया कब्रिस्तान में थॉमस सिंघानिया की कब्र। पंकज ने काले बैग को समाधि पत्थर के सहारे टिका दिया। उसने एक फ्लास्क निकाला और उसमें से एक घूंट लिया। उसने बाकी को कब्र के सामने डाल दिया। दादाजी, चिंता मत करो। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हमारा पूरा परिवार शांति से रहे। मैं मूनलाइट फ्लावर्स ऑन क्लिफसाइड्स एज को भी वापस लाऊंगा। उसके बाद वह उठा और चला गया। जब वह हाउस ऑफ रॉयल्स लौटा तो उसने स्नान किया। जेवियर्स के विला में जश्न के लिए आए मशहूर हस्तियां चले गए। दालान में एक ताबूत खड़ा था। वॉरेन का शव जमीन पर पड़ा था। विलियम, जिसने एक हाथ खो दिया था, उसे अस्पताल भेजा गया था। सभी जेवियर्स वॉरेन के शव के सामने घुटने टेक रहे थे। आगे एक सुंदर महिला थी जिसने एक ड्रेस पहन रखी थी। वह वॉरेन की सबसे छोटी बेटी रोवेना थी। वही रोवेना जिसने सिंघानिया परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। वह बहुत खराब मूड में थी। क्या किसी ने ट्रेंट को फोन किया है? उसकी दहाड़ शांत दालान में गूंजी। हाँ, हमने उसे फोन किया है। सब कुछ जैसा है वैसा ही रहने दो। हम ट्रेंट के वापस आने तक इंतजार करेंगे। वह एक शांत रात थी। दिल्ली के सैन्य क्षेत्र में पश्चिमी सीमा शब्द लिखे हुए कुछ हेलीकॉप्टर उतरे। फौजी वर्दी पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी ठंडे भाव के साथ हेलीकॉप्टर से बाहर निकला। बाहर पूरी तरह से सशस्त्र सैनिकों की एक कतार खड़ी थी। उन्होंने उस आदमी को सलामी दी। एक जीप आए और वह आदमी उसमें बैठ गया। ये सीधे जेवियर्स के विला की ओर चली गई। अपने आगमन पर उसने विला में स्थिति का जायजा लिया और वॉरेन के सिर विहीन शव को देखा। उसने अपनी टोपी हटाई और घुटनों के बल गिर पड़ा। पिताजी, मुझे माफ करना कि मैं देर से आया। मैं कसम खाता हूं कि मैं अपराधी को न्याय के कटघरे में लाऊंगा, चाहे वह कोई भी हो। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई घर में गूंजी। ट्रेंट,
रोवेना अचानक दिखाई दी। वह आदमी वॉरेन का चौथा बेटा ट्रेंट था। ट्रेंट भावहीन था, उसका चेहरा काला पड़ गया था। मुझे दावत का निगरानी वीडियो चाहिए। मैं इसे तुरंत लाती हूँ। रोवेना ने सिर हिलाया और किसी को इसे लाने के लिए कहा। ट्रेंट खड़ा हुआ और वॉरेन के घाव का निरीक्षण किया इससे पहले कि वह वीडियो देखता। उसने पंकज के वॉरेन को मारने की पूरी प्रक्रिया देखी। ठंडे लहजे में उसने पूछा, पिताजी को मारने से पहले उसने क्या कहा? रोवेना ने कहा, 10 साल पहले फ्लोरा लेकसाइड में आग लगी थी। वह पूरे एक दिन तक जलती रही। 38 लोगों की जान चली गई और अब तुम खून से भुगतान करोगे। यह सुनकर ट्रेंट ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसका चेहरा काला पड़ गया। सिंघानिया परिवार का कोई उत्तरजीवी जरूर यही होगा। ट्रेंट ने अपनी हथेलियों को अपने चेहरे पर दबाया और रोवेना की ओर हाथ हिलाया। पिताजी को दफनाओ, इसे साधारण रखना। मैं राजधानी की यात्रा करूंगा और वहां के बड़े आदमी से सिंघानिया परिवार के संभावित बचे हुए लोगों के बारे में पूछूंगा। अगली सुबह जल्दी पंकज को ईवा का फोन आया। अरे प्रिय, मैं अपनी सहपाठी से संपर्क करने में कामयाब रही हूँ। वह मदद करने को तैयार है और उसने चेयरमैन एलेक्स येट्स के साथ एक अपॉइंटमेंट तय किया है। तुम कहाँ हो? चलो अब सेलेस्टियल ग्रुप के ऑफिस चलते हैं और ऑर्डर पक्का करते हैं। तब दादाजी तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। ईवा की उत्साहित आवाज फोन पर सुनाई दी। घर पर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में लेने आता हूँ। फोन रखने के बाद पंकज बिस्तर से उठा और तुरंत तैयार हो गया। हम कहाँ जा रहे हैं पंकज? हेनरी पहले से ही कार के साथ इंतजार कर रहा था। ईवा के पास। आओ बैठो। पंकज बैठ गया। हेनरी के पहिए पर होने के कारण वे जल्द ही ईवा के स्थान पर पहुंच गए। वे बाहर उसका इंतजार करने लगे। ईवा जल्द ही दिखाई दी। चूंकि वह सेलेस्टियल ग्रुप के चेयरमैन से मिलने जा रही थी, ईवा ने खुद को संवारने में अतिरिक्त प्रयास किया था। एक सुंदर फिटिंग ड्रेस पहने हुए और उसके काले बाल कंधों पर खुले लटके हुए थे, वह वास्तव में देखने लायक थी। प्रिया, दूर से काली बहुउद्देशीय गाड़ी को आते देख ईवा अपने चेहरे पर एक खुशी भरा भाव लिए कार की ओर दौड़ी और कहा, मेरी सहपाठी ने सब कुछ लगा दिया। उसने हमारे लिए अपॉइंटमेंट तय कर दिया है, इसलिए हमें बस सेलेस्टियल ग्रुप के ऑफिस पहुंचना है। पंकज हल्का सा मुस्कुराया। इसका उसकी सहपाठी से कोई लेना देना नहीं था। अगर उसने एलेक्स येट्स से बात नहीं की होती तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता। हालांकि ये देखकर कि ईवा इतनी खुश थी, उसने इसे खराब न करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने उसकी तारीफ की। मुझे पता था तुम ये कर सकती हो प्यारी। अब सब तुम पर निर्भर है। अगर हमें ऑर्डर नहीं मिला तो मैं बाहर हूँ। ईवा शानदार ढंग से मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वह अभी भी पंकज की पृष्ठभूमि के विवरण के बारे में अनिश्चित हो सकती थी, लेकिन वह पहले उसके विला जा चुकी थी। हाउस ऑफ रॉयल्स दिल्ली का सबसे आलीशान विला था और इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। कोई भी एरा गैरा इसे खरीद नहीं सकता था। उसने महसूस किया कि वह असंभव रूप से भाग्यशाली थी कि वह उसकी थी। अब वह उसे अपनी क्षमता साबित करना चाहती थी। वह उसे दिखाना चाहती थी कि वह अब पुरानी ईवा नहीं है। भले ही वह सालों से मजाक का पात्र रही हो, उसने घर पर अपनी पढ़ाई जारी रखी और एक निपुण विद्वान थी। चलो चलते हैं प्रिया। ईवा कार में बैठ गई। पंकज ने कहा, हेनरी, सेलेस्टियल ग्रुप के ऑफिस चलो। ईवा पंकज से सट गई और पिछली रात हुई घटना के बारे में सोचने लगी। उसने कहा, प्रिय, क्या तुम्हें पता है कि बूढ़े वॉरेन जेवियर को कल रात मार दिया गया? जेवियर्स दिल्ली में द ग्रेट फोर के लीडर थे। जेवियर्स के प्रमुख के रूप में वॉरेन प्रसिद्ध थे। हर कोई उन्हें जानता था। कल रात जेवियर्स की दावत में वहां एक जश्न था जहां मेगाट्रॉन ग्रुप और सेलेस्टियल ग्रुप की साझेदारी का जश्न मनाया गया था। अब जब मेगाट्रॉन को सेलेस्टियल के ऑर्डर पर पहली प्राथमिकता मिल जाएगी, तो उनका व्यवसाय और प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। ये वॉरेन जेवियर का 80वां जन्मदिन भी था। हालांकि एक रहस्यमय व्यक्ति एक ताबूत के साथ पार्टी में घुस गया। उसने वॉरेन का सिर काट दिया और उसका सिर अपने साथ ले गया। खबर तेजी से फैली और यह इस समय दिल्ली की सबसे गर्म खबर थी। अब संबंधित विभाग घटना की जांच कर रहे थे। हालांकि आगे बढ़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। पंकज ने ईवा के सवाल पर हैरान होने का नाटक किया। कल रात घर आने के बाद मैं सीधे सो गया था। मुझे इस बारे में पता नहीं था। जेवियर्स दिल्ली में द ग्रेट फोर का हिस्सा है ना?
ये सही है, ईवा ने कहा। जेवियर्स द ग्रेट फोर के लीडर हैं और उनके व्यवसाय विभिन्न उद्योगों तक फैले हुए हैं। केवल मेगाट्रॉन ग्रुप ही, जो उनका है, सिंह परिवार के सभी व्यवसायों को जोड़कर भी उनसे ज्यादा शक्तिशाली है, और जेवियर्स के पास और भी बहुत सारे व्यवसाय हैं। ईवा थोड़ी ईर्ष्यालु लग रही थी। दिल्ली की सभी महिलाएं जेवियर्स से शादी करने के लिए बेताब हैं ताकि वे एक आसान जीवन का आनंद ले सकें। पंकज थोड़ा मुस्कुराया। क्या तुम्हें कल एक मौका नहीं मिला था? मुझे तलाक दो और तुम्हें अपना मौका मिल जाएगा। उफ, ईवा अप्रभावित दिखी। अमीर परिवार में होना फूलों की सेज नहीं है। पिछले 10 वर्षों में मैंने अपनी पसंद के लिए बहुत ज्यादा मजाक देखा है। उनके लिए मैं बस एक मजाक हूं। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि कौन मेरे साथ ईमानदारी से व्यवहार कर रहा है। मुझे अमीरों से शादी करने की परवाह नहीं है। इसके अलावा मेरे पति अमीर हैं। ये कहकर वो मुस्कुराई, उसके चेहरे पर एक आनंदित भाव था। पंकज ने ईवा का हाथ दबाया। वह काफी तार्किक महिला थी। हेनरी ने कुछ नहीं कहा, सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। जल्द ही वे सेलेस्टियल ग्रुप के ऑफिस पहुंचे। एक अंतर्राष्ट्रीय समूह सेलेस्टियल ग्रुप येट्स परिवार का व्यवसाय था, जो राजधानी से ताल्लुक रखता था। उनका मुख्यालय एक प्रभावशाली 8 मंजिला इमारत थी। पंकज और ईवा कार से बाहर निकले। ईवा ने थोपी हुई इमारत को ऊपर देखा, घबराहट उसके ऊपर रेंगने लगी। पिछले 10 वर्षों में वह जितना हो सके घर पर ही रही थी। हालांकि बाहर की दुनिया का दौरा करने और उसका पता लगाने की उसकी तीव्र इच्छा थी। उसने घर पर इतनी मेहनत से पढ़ाई क्योंकि इसका कारण खुद को कहावत के पिंजरे से मुक्त करना और ऊंचाई पर उड़ना था। उसने अपना फोन निकाला और अपनी सहपाठी को फोन किया। लगभग 20 मिनट बाद मोटे मेकअप और एक काम वाली स्कर्ट पहने एक महिला उनके पास पहुंची। जब उसने प्रवेश द्वार पर ईवा को खड़ा देखा तो वह अपना आश्चर्य छिपा नहीं पाई। उसने सुना था कि ईवा ने अपनी सुंदरता वापस पा ली है। ईवा ने उसे एक तस्वीर भी भेजी थी, लेकिन उसने इस पर विश्वास नहीं किया था। अब जब उसने ईवा को साक्षात देखा तो उसे सच्चाई स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने देखा कि ईवा अब कितनी सुंदर थी और वह ईर्ष्यालु लग रही थी। उनके पास आते हुए उसने हिचकिचाते हुए पूछा, ईवा? उत्साह से ईवा ने दूसरी महिला का हाथ पकड़ा। उसने कहा, जेन, यह मैं हूं। तुम सच में सेलेस्टियल ग्रुप में एक विभाग की प्रमुख बन गई हो। जेन विटमैन बहुत खुश हुई। वह मुस्कुराए और कहा, मैं बस अपनी जीविका चलाने की कोशिश कर रही हूँ। ईवा, अगर तुम चेयरमैन से मिलना चाहती हो तो तुम्हें अभी भी जनरल मैनेजर की अनुमति की आवश्यकता होगी। चलो चलते हैं। ईवा अपनी जगह पर जड़वत खड़ी रही। जब उन्होंने कल फोन पर बात की थी तो जेन ने वादा किया था कि उसने चेयरमैन एलेक्स येट्स के साथ अपॉइंटमेंट तय कर दिया है। ईवा, तुम्हें पता होना चाहिए कि सेलेस्टियल से ऑर्डर प्राप्त करना आसान नहीं है। अगर तुम्हें ऑर्डर चाहिए तो तुम्हें। वह ईवा के पास झुकी और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। ईवा ने जेन के विचार को दृढ़ता से खारिज कर दिया। बिल्कुल नहीं। जेन का धैर्य खो गया। ईवा, अगर तुम बलिदान देने को तैयार नहीं हो तो तुम्हें बदले में कुछ कैसे मिलेगा? मैंने तुम्हारी तस्वीर मैनेजर को भेज दी है। उसने सहमति व्यक्त की है कि अगर तुम उसके साथ सोओगी तो वह तुम्हें ऑर्डर हासिल करने देगा। तुम्हें चेयरमैन से मिलने की भी जरूरत नहीं है। जेन, मैंने सोचा था कि हम दोस्त हैं। क्या तुम एक दोस्त के साथ ऐसा व्यवहार करती हो? जेन अप्रभावित दिखी। तुम बिना बलिदान के ऑर्डर पाना चाहती हो। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। यह असंभव है। मैंने स्पष्ट कर दिया है, इसलिए इसके बारे में सोचो और मुझे बताओ कि क्या तुम अभी भी आगे बढ़ना चाहती हो। उसके बाद वह मुड़ी और चली गई। उसके हील्स फर्श पर जोर से बज रहे थे। ईवा रोने के कगार पर थी। वह पंकज की ओर मुड़ी जो इस पूरे समय शांत रहा था। मैं बेकार हूं, है ना? पंकज ने उसे सांत्वना दी। बेशक नहीं। सीधे एलेक्स येट्स से मिलने की कोशिश क्यों नहीं करती? मुझे लगता है कि वह तुमसे मिलेगा। जाओ, मैं कार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। पंकज ने धीरे से ईवा को इमारत की दिशा में धकेल दिया। तभी जेन एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ वापस आए। वह आदमी सूट और टाई में था, एक सफल व्यवसायी जैसा दिख रहा था। जेन ने अपना हाथ अंतरंगता से उसके चारों ओर लपेटा हुआ था। वह फिर से ईवा के पास आ रही थी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, ईवा, ये सेलेस्टियल ग्रुप का मैनेजर है। वह सभी व्यापारिक कनेक्शनों का प्रभारी है। वह तय करता है कि किसे ऑर्डर मिलेगा।
जेन आज जिस स्थिति में थी, वह सब इसलिए था क्योंकि वह मैनेजर लाइनस जॉनसन के साथ सोई थी। वह उसकी रखैल थी। जेन ने कल रात लाइनस को ईवा की एक तस्वीर भेजी थी। लाइनस तुरंत उत्सुक हो गया। उसने जेन से वादा किया कि अगर वह उसे ईवा को बिस्तर पर लाने में मदद करेगी तो वह उसे डिप्टी डिपार्टमेंट मैनेजर के पद पर पदोन्नत कर देगा। अब जब लाइनस ने ईवा को साक्षात देखा तो वह और भी उत्तेजित हो गया। ईवा व्यक्तिगत रूप से और भी सुंदर थी। उसने कसम खाई कि वह उसे हर हाल में बिस्तर पर ले जाएगा। वह अपनी छाती फुलाकर उसके पास गया। ईवा, सही। जेन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आज गर्म दिन है। हम इस चर्चा को एक होटल के कमरे में क्यों नहीं ले जाते? चिंता मत करो, मेरे साथ आओ और तुम्हें ऑर्डर की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मैं तुम्हें $50 मिलियन का सौदा भी दूंगा। मनोज ऐसा लग रहा था जैसे वह ईवा को वहीं तुरंत खा जाना चाहता हो। जब से वह मैनेजर बना था, उसने अपनी भूमिका का उपयोग करके लाभ की पेशकश करते हुए अनगिनत महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाए थे। शुरुआत में उनमें से अधिकांश ने उसे मना कर दिया था। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने सौदों, साझेदारी और अन्य लाभों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए खुद को उसे सौंपना शुरू कर दिया। पूजा भी मनोज की योजना को सफल बनाने के लिए उत्सुक थी। उसे खुश करना उसके अपने लाभ के लिए अनिवार्य था। वह ईवा के पास गई और उसे एक तरफ खींच लिया। ईवा, मैं जानती हूं कि तुमने सालों से कष्ट झेला है। अब जब तुम फिर से सुंदर हो गई हो, तो तुम्हें अपनी सुंदरता का फायदा उठाना होगा। हम हमेशा युवा नहीं रहेंगे, तुम्हें पता है। एक बार जब ये सुनहरा दौर चला जाएगा, तो हम इसे कभी वापस नहीं पा सकेंगे। मैं शादीशुदा हूं। मैं ऐसा नहीं करूंगी। ईवा ने हार मानने से मना कर दिया। पूजा का गुस्सा फूट पड़ा। ईवा, तुम खुद को क्या समझती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मनोज का तुम्हें पसंद करना सम्मान की बात है? अगर तुम उसे नाराज करती हो, तो तुम सेलेस्टियल ग्रुप के साथ काम करने के बारे में भूल सकती हो। हमेशा के लिए। पंकज। ईवा पंकज के पास चली गई। पंकज ने मनोज और पूजा को नजरअंदाज किया और प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। जाओ, उसने कहा। तुम चेयरमैन से मिलने जा रही हो, किसी मामूली मैनेजर से नहीं। बस उसे नजरअंदाज करो। तुम कौन हो, लड़के? मनोज ने पंकज को ठंडे अंदाज में देखा। दफा हो जाओ। पंकज के पास उसके लिए कहने को बस 2 शब्द थे। वह आखिरकार सदर्न प्लेन्स का महान ड्रैगन जनरल था। मनोज पूरी तरह से कोई नहीं था। सेलेस्टियल ग्रुप की इमारत की शीर्ष मंजिल पर चेयरमैन के ऑफिस में संजीव सुबह से ही ईवा का इंतजार कर रहा था। इतना समय हो गया था, वह अभी तक नहीं आई थी। बेहद चिंतित होकर वह नीचे पहली मंजिल पर गया, रिसेप्शन से यह जांचने के लिए कि क्या ईवा सिंह नाम की किसी महिला ने उससे मिलने के लिए कहा था। रिसेप्शन ने पुष्टि की कि उस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। ओह बकवास, उसने सोचा। ईवा ड्रैगन जनरल की पत्नी थी। अगर उसने किसी तरह उसे मिस कर दिया या ये सब गड़बड़ कर दिया, तो वर्मा नाम की शक्ति भी उसे नहीं बचा सकती थी। संजीव इमारत से बाहर निकला, ईवा का प्रवेश द्वार पर इंतजार करने की योजना बना रहा था। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि उसका मैनेजर 2 लोगों से बात कर रहा है। उसने नजर घुमाए और पंकज को देखा। वह अनैच्छिक रूप से कांप उठा, उसके घुटने लगभग झुक गए। अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए वह जल्दी से उनकी ओर बढ़ा। इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, पंकज ने उसे घूर कर देखा। संजीव तुरंत समझ गया और उसने खुद को जल्दी से रोका। पंकज ने कहा, ईवा, क्या वह चेयरमैन नहीं है? तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, मेरा भाग्य तुम पर निर्भर करता है। ईवा ने उसकी निगाह का पीछा किया और उस गंजे आदमी को देखा। उसकी आंखें चमक उठी। वह वास्तव में सेलेस्टियल ग्रुप का चेयरमैन संजीव वर्मा था। हाँ, पूजा जोर से हंस पड़ी। क्या मजाक है? चेयरमैन अपने ऑफिस में है। मनोज के चेहरे पर एक भद्दा भाव था। ईवा, मैं तुम्हें एक बार और हमेशा के लिए स्पष्ट कर देता हूं। अगर हम अभी होटल नहीं जाते हैं, तो तुम सेलेस्टियल के साथ कभी कोई सौदा नहीं कर पाओगी, कभी नहीं। उसे ईवा को पाना ही था। सेलेस्टियल का अन्य कंपनियों और व्यवसायों के साथ हर कनेक्शन उसके प्रभार में था। मुख्य साझेदारियों के अलावा वह अतिरिक्त ऑर्डर के वितरण पर फैसला करता था। अगर उसने सिंह परिवार को सेलेस्टियल के भीतर अवरुद्ध कर दिया, तो ईवा को कभी कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा। संजीव उनके पास पहुंचा। एक उदास भाव के साथ उसने पूछा, तुम क्या कर रहे हो?
क्या तुम्हारे पास काम नहीं है? पूजा और मनोज एक साथ मुड़े। जैसे ही उन्होंने संजीव को देखा, उनके आत्मसंतुष्ट भाव उनके चेहरे से उतर गए। सर, मनोज को पसीना आने लगा। अगर चेयरमैन को पता चला कि वह क्या कर रहा था, तो उसकी नौकरी चली जाएगी। वह केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि संजीव ने वह नहीं सुना होगा जो उसने पहले कहा था। संजीव ने अपनी बाहें फैलाईं। क्या हो रहा है? पंकज ने हल्की सी हैरान ईवा को धक्का दिया। ईवा होश में आए। हाँ हाय मिस्टर वर्मा, मैं इटर्नलिटी ग्रुप से ईवा सिंह हूँ। मैं यहाँ कंपनी की ओर से सेलेस्टियल ग्रुप के साथ सहयोग का पता लगाने आई हूँ। हम आपसे कुछ ऑर्डर प्राप्त करना चाहेंगे। चूंकि संजीव वर्मा एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ईवा को उनसे बात करते हुए खुद को छोटा महसूस हुआ। उसने थोड़ा आत्मविश्वास खो दिया। दिल्ली दवाइयों की राजधानी थी। दिल्ली में हजारों औषधीय प्रसंस्करण कंपनियां चल रही थीं, और ये कंपनियां जीवित रहने के लिए सेलेस्टियल जैसे बड़े फार्मास्यूटिकल संगठनों पर निर्भर थीं। चूंकि एटर्नलिटी ग्रुप एक बड़ी कंपनी नहीं थी, वे अभी तक सेलेस्टियल ग्रुप जितनी बड़ी कंपनी के साथ काम करने के लिए योग्य नहीं थे। मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संजीव का चेहरा सख्त था जब उसने पूजा और मनोज को देखा। पंकज ने बात शुरू की। मेरी पत्नी यहाँ सेलेस्टियल के साथ व्यापार की बात करने आई है, लेकिन यह मैनेजर उसका फायदा उठाना चाहता था। वह इटर्नलिटी ग्रुप को खारिज करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। मुझे लगता है कि एक बड़ी कंपनी के रूप में सेलेस्टियल ग्रुप को इस मामले को निष्पक्ष रूप से निपटना चाहिए। निश्चित रूप से, संजीव ने सिर हिलाया और कहा, वह सही कह रहा है। लगता है कि हमें कंपनी में कुछ भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। मनोज, सही। वित्त विभाग जाओ और अपना वेतन ले लो। तुम्हें निकाल दिया जाता है क्या? मनोज हैरान रह गया। क्या उसे बस यूं ही निकाल दिया गया था? सर, उनकी बात मत सुनिए। सिंह परिवार हमसे काम करने के लिए बहुत छोटे हैं। सेलेस्टियल के ऑर्डर ज्यादा सक्षम कंपनियों के लिए हैं। वे मुझे परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें टालने के लिए एक बहाना बनाया। मैं जो कुछ भी करता हूं, वह कंपनी के लाभ के लिए होता है। क्या तुम चाहते हो कि मैं खुद को दोहराऊं? और तुम अपना सामान पैक करो और निकलो। संजीव ने पूजा की ओर इशारा किया। उसके बाद वह पंकज और ईवा की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए उनसे कहा, एटर्नलिटी ग्रुप से मिस ईवा सिंह, सही। कृपया मेरे ऑफिस में इस रास्ते से आए। मुझे व्यक्तिगत रूप से इसे संभालने दें। संजीव ने अपनी बाह से विनम्रतापूर्वक इशारा किया। ईवा भ्रमित थी। सेलेस्टियल ग्रुप के चेयरमैन इतने विनम्र और सहज कब से हो गए? पंकज ने उसे फिर से हल्का सा धक्का दिया। जाओ फिर, यह एक सुनहरा अवसर है। मेरा भाग्य तुम्हारे हाथों में है। ईवा ने पकड़ा और सिर हिलाया। ओह हाँ, ठीक है। बिल्कुल, कोई समस्या नहीं है, मिस्टर वर्मा। वह थोड़ी घबराई हुई थी। पिछले 10 वर्षों में वह शायद ही घर से बाहर निकली थी। उसने बहुत कुछ पढ़ा था और बहुत ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन यह आखिरकार उसका पहली बार व्यवसाय करना था। इसके अलावा, वह सेलेस्टियल ग्रुप के चेयरमैन के साथ हर किसी से ऊपर एक सौदा करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया और डरते हुए पंकज की ओर मुड़ी। प्रिय मां, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकती हूँ। मिस्टर वर्मा ने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण दिया है। तुम्हें और किस बात का डर है? पंकज ने उसे धक्का दिया और कहा, जाओ। मैं कार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मिस सिंह, कृपया इस रास्ते से। संजीव थोड़ा झुका और अपनी बांह से फिर से इशारा किया। पूजा और मनोज इस प्रदर्शन को देखकर भौंचक्के रह गए। वे सेलेस्टियल ग्रुप की इमारत के ठीक बाहर थे। चूंकि वे एक बड़ा निगम थे, इसलिए हमेशा बहुत सारे रिपोर्टर आसपास घूमते रहते थे। उनमें से कई ने इस दृश्य को देखकर तस्वीरें खींची। ये बड़ी खबर होगी। संजीव वर्मा आखिरकार सेलेस्टियल ग्रुप के चेयरमैन थे। द ग्रेट फोर थोपे हुए थे, लेकिन उन्हें भी संजीव के नियमों का पालन करना पड़ता था। अब वह इस महिला के प्रति इतना सम्मानजनक व्यवहार कर रहा था। वह कौन थी? वह किस परिवार से आई थी? उसे पहले किसी ने क्यों नहीं देखा था? संजीव के निमंत्रण के कारण ईवा आखिरकार इमारत में दाखिल हुई। पंकज दूसरी ओर अपनी कार में चढ़ गया। यात्री सीट पर बैठा, उसने एक सिगरेट जलाए और अमित को एक दी। अमित ने भी ऐसा ही किया और उससे एक कश लिया। उसने पूछा, जनरल, क्या ये सब जरूरी था? आपको बस पूछना था और वर्मा आपको उनका पूरा निगम दे देते।
पंकज ने धुएं का एक छल्ला उड़ाया। और मैं इसे क्यों चाहूंगा? ईवा के लिए एक उपहार के रूप में। हो सकता है कि उसे यह पसंद न हो। मुझे बस इतना करना है कि उसके प्रयासों में उसका समर्थन करूं। साथ ही मुझे तुम्हें कितनी बार बताना होगा? मुझे जनरल मत कहो। यहाँ पंकज हूँ। माफ करना पंकज। आदत तोड़ना मुश्किल है। सेलेस्टियल ग्रुप की इमारत की शीर्ष मंजिल पर संजीव ईवा को अपने ऑफिस में ले गया और खुद उसके लिए चाय बनाई। ईवा बेहद हैरान थी। जल्दी से उसने कहा, मिस्टर वर्मा, मुझे खुद करने दें। कृपया बैठ जाए मिस सिंह। मैं चाय बनाऊंगा। कृपया घर जैसा महसूस करें। ईवा इसे समझ नहीं पाई। मिस्टर वर्मा, मैं यहाँ व्यापार की बात करने आई हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है। पहले एक कप चाय पी लीजिए। मैं किसी को तुरंत अनुबंध तैयार करने के लिए कहूंगा। ओह, क्या 100 मिलियन का ऑर्डर पर्याप्त है? अगर नहीं, तो मैं मात्रा बढ़ा सकता हूँ। क्या? ईवा दंग रह गई। उसने अभी तक कुछ कहा भी नहीं था, फिर भी संजीव ने उसे यूं ही $100 मिलियन का ऑर्डर दे दिया था। सेलेस्टियल के साथ व्यवसाय करना इतना आसान कब से हो गया? संजीव ने देखा कि ईवा का भाव असहज था और सोचा कि 100 मिलियन पर्याप्त नहीं थे। तुरंत उसने कहा, क्या ये पर्याप्त नहीं है? मैं तुम्हें और दूंगा। तुम्हें 500 मिलियन कैसा लगता है? नहीं नहीं, ये पर्याप्त है। 100 मिलियन पर्याप्त है, ईवा ने जल्दी से जवाब दिया। 500 मिलियन? क्या हो रहा था? 500 मिलियन के ऑर्डर के साथ कमीशन 20% होगा। अगर सौदा होता है, तो सिंह परिवार को $100 मिलियन का लाभ मिलेगा। सिंह परिवार अभी तक इतने बड़े ऑर्डर को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। उन्हें तालमेल बिठाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और यहां तक कि $100 मिलियन के ऑर्डर के लिए भी उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। संजीव बेहद कुशल था। कुछ ही समय में उसके सचिव ने एक अनुबंध तैयार कर लिया। ईवा ने अभी भी सदमे की स्थिति में उस पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके जाने से पहले संजीव ने उसे अपना व्यवसाय कार्ड दिया। मिस सिंह, यह मेरा कार्ड है। चलो संपर्क में रहते हैं। उसने एक बार भी पंकज का जिक्र नहीं किया। वह जानता था कि पंकज कौन था, फिर भी ईवा को नहीं पता था। सेलेस्टियल ग्रुप के चेयरमैन के रूप में वह बॉडी लैंग्वेज को काफी अच्छी तरह से पढ़ना जानता था। पंकज अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। वह इतना जानता था। ईवा अनुबंध अपने साथ ले गई। जब उसने इमारत छोड़ी, तो उसे लगा कि जो कुछ भी हुआ वह एक बुखार वाले सपने जैसा था। यह बहुत आसान था। वह मुश्किल से 2 शब्द बोली थी, फिर भी सेलेस्टियल ने व्यावहारिक रूप से उसे ऑर्डर उपहार में दे दिया था। वह कार में बैठ गई। प्रिय, मुझे लगता है कि संजीव वर्मा मेरी नजर में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। मैंने मुश्किल से 2 शब्द कहे, इससे पहले कि उसने मुझे $100 मिलियन का ऑर्डर दिया। वास्तव में वह मुझे 500 मिलियन का ऑर्डर देना चाहता था। पंकज मुस्कुराया। तुम उससे पहले मिली होगी। असंभव। पिछले 10 सालों में मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया है। ईवा ने आंखें घुमाई और पंकज को देखा, उसकी आंखें चमक रही थी। प्रिय, संजीव सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे प्रति इतना अच्छा था, है ना? पंकज ने कंधे उचकाए। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो बस एक अनाथ हूँ। मैं संजीव वर्मा से कैसे मिल सकता था? ओह, रहने भी दो। फिर हाउस ऑफ रॉयल्स के बारे में क्या? पंकज ने एक व्याख्या शुरू की। मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? यह एक दोस्त का है। हम अनाथालय में एक साथ बड़े हुए थे। वह देश से बाहर है और जानता था कि मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। इसलिए उसने कृपया मुझे वहां रहने दिया और उसके लिए घर की देखभाल करने की अनुमति दी। सच में? ईवा अभी भी संदेह में लग रही थी। बेशक। क्यों? क्या हाउस ऑफ रॉयल्स मेरा नहीं होने पर मुझे तलाक देने की योजना बना रही हो? थोड़ी भौतिकवादी नहीं हो? नहीं। ईवा ने मुंह फुलाया। तुमने मुझे ठीक होने में मदद की और मुझे एक नई जिंदगी दी। अब हम शादीशुदा हैं और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पैसा कोई समस्या नहीं है। मैं हम दोनों का ध्यान रखूंगी। ईवा, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी गलती है। तभी एक महिला दौड़ती हुई आई और खुद को कार की खिड़की पर दे मारा। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा लाल और सूजा हुआ था। देखने से लग रहा था कि उसे अभी अभी पीटा गया था। वह महिला पूजा थी। मनोज उसके ठीक पीछे आया। उसने हिंसक रूप से उसके बाल खींचे और उसे कार पर जोर से पटक दिया। अरे ओ डायन, मैंने तुम्हारी वजह से अपनी नौकरी खो दी। मैं तुम्हें मार डालूंगा।
पंकज, अमित ने कहना शुरू किया। पंकज ने अपना हाथ हिलाया। ये हमारा मामला नहीं है, चलो चलते हैं। प्रिय, ईवा ने बुरी तरह घायल पूजा को देखा। चिंतित होकर उसने पूछा, प्रिय क्या सब ठीक हो जाएगा? पंकज ने उसे देखकर मुस्कुराया। ये प्रेमियों की लड़ाई है, बेहतर होगा कि हम इसमें शामिल न हो। ईवा, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम चेयरमैन को जानती हो। कृपया मेरी मदद करो। पूजा घुटनों के बल गिर पड़ी और ईवा से भीख मांगने लगी। जब मनोज उसे पीटकर थक गया तो वह कार के सामने आया। उसने सिगरेट का एक पैकेट निकाला जिसकी कीमत $100 प्रति पैकेट थी और अमित को एक सिगरेट दी। भाई नहीं, सज्जन, क्या आप कृपया खिड़की नीचे कर सकते हैं? कृपया मुझे मिस सिंह से बात करने दें। अमित ने पंकज से अनुमति लेने के लिए पीछे मुड़कर देखा। पंकज ने हल्के से सिर हिलाया। अमित ने खिड़की नीचे कर दी। मनोज पीछे गया और पंकज को एक सिगरेट दी। पंकज ने नहीं ली। मनोज अजीब तरह से मुस्कुराया। मिस सिंह, यह मेरी गलती है कि मैं नहीं जानता था कि आप मिस्टर वर्मा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। कृपया मुझ पर एक एहसान करें और उनसे कहें कि मुझे नौकरी से न निकालें। उसने एक लिफाफा निकाला और ईवा को दिया। ये $10,000 एक छोटे से टोकन के रूप में है। ईवा ने पंकज की ओर देखा। पंकज ने अपनी बाहों उसके चारों ओर डाली और मुस्कुराया। प्रिय, चलो चलते हैं। हमें दादाजी को अनुबंध दिखाना है। हम उनकी स्वीकृति से ही एक आधिकारिक विवाहित जोड़े बन पाएंगे। ईवा समझ गई और सहमति में सिर हिलाया। इसके अलावा वो संजीव वर्मा को नहीं जानती थी और न ही उनमें से किसी की मदद कर सकती थी। वैसे भी यह उनकी अपनी गलती थी। अमित, चलो चलते हैं। समझ गया। अमित ने इंजन चालू किया और गाड़ी चला दी। ईवा, पूजा जमीन पर घुटनों के बल बैठी रही, फूट फूट कर रो रही थी। ईवा ने उसे नजरअंदाज कर दिया। कार में उसने पंकज को देखकर शरारती मुस्कान के साथ अपनी जीभ निकाली। प्रिय, क्या तुम्हें लगता है कि उन दोनों की नौकरी मेरी वजह से चली गई? पंकज ने कहा, पूरी तरह से नहीं। सेलेस्टियल एक बहुत बड़ी कंपनी है और वे मनोज जैसे कर्मचारी को अपना नाम खराब करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। जिस तरह से वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था, ये तो बस समय की बात थी कि उसे निकाल दिया जाता। तुमने बस चीजों को तेज कर दिया। पंकज को ऐसा कहते सुनकर ईवा को राहत मिली। जल्द ही वे सिंह परिवार के घर पहुंचे। जब से सिंह परिवार को पता चला था कि ईवा की सुंदरता वापस आ गई है, उन्होंने उसके लिए योजनाएं बनाना शुरू कर दिया था। टॉमी ने तो एक दोस्त को भी आमंत्रित किया था, ईवा से उसका परिचय कराने की योजना बना रहा था। उसका दोस्त दीपक जेवियर था, एक रंगीन मिजाज आदमी जिसे अपने परिवार की दौलत के कारण पूरी दुनिया अपनी उंगलियों पर लगती थी। बस पिछली रात ही बद्रीनाथ की मौत से जेवियर को एक बड़ा झटका लगा था। दीपक इस पूरे मामले से बेपरवाह था। वैसे भी वह क्या कर सकता था? वह किसी मृत व्यक्ति को वापस नहीं ला सकता था। पिछले कुछ वर्षों में बद्रीनाथ का परिवार पर पूरा नियंत्रण था। वह दीपक का भत्ता भी कम करता रहता था। अब जब वह मर चुका था, दीपक के पिता नए मुखिया होंगे। एक बार जब उसके पिता नियंत्रण में होंगे तो वह पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा बद्रीनाथ का अंतिम संस्कार साधारण था और परिवार शोक नहीं मना रहा था। टॉमी के अनुसार ईवा की सुंदरता वापस आ गई थी और वह एक महान सुंदरी थी। वह ये देखने के लिए यहाँ आया था कि वह अब कितनी सुंदर है, ये देखते हुए कि वह पहले कितनी बदसूरत थी। विला में सिंह परिवार दीपक के चारों ओर ऐसे मंडरा रहा था मानो वे किसी देवता की पूजा कर रहे हो। टॉमी को महत्वपूर्ण महसूस हो रहा था। वह अपनी टांगों को क्रॉस करके सोफे पर बैठा था, कह रहा था, दादाजी, दीपक मेरा अच्छा दोस्त है। मैंने उसे बताया है कि ईवा कितनी सुंदर है, इसलिए वह यहाँ है। ईवा को पंकज को तलाक देना होगा और दीपक की प्रेमिका बनना होगा। अजय ने सहमति में मुस्कुराया। बेशक, यहाँ युवा दीपक जेवियर हमारी ईवा के लिए एकदम सही मेल है। सिंह परिवार की चापलूसी सीधे दीपक के सिर पर चढ़ गई और वह उसमें डूब गया। दिल्ली में द ग्रेट फोर का हिस्सा होने का यही मतलब था। वह जहां भी जाता था, वहां लोग उसकी चापलूसी करने के लिए इंतजार कर रहे होते थे। दादाजी। तभी ईवा पंकज के साथ अंदर आई। जैसे ही वह घर में आई, उसने अनुबंध निकाला। खुशी से उसने कहा, सेलेस्टियल ग्रुप के साथ यह रहा अनुबंध। क्या इसका मतलब है कि पंकज यहां रह सकता है?
टॉमी तुरंत खड़ा हो गया और सोफे पर बैठे दीपक की ओर इशारा किया। ईवा, मैं तुम्हें दीपक जेवियर से मिलवाता हूं। तुम जानती हो कि जेवियर कौन है ना? द ग्रेट फोर के नेता। तुम उसके लिए एक सिगरेट क्यों नहीं जलाती? ईवा को देखते ही दीपक के मुंह से लगभग लार टपकने लगी थी। वह ईवा को पहले से जानता था जब उसका चेहरा खराब था। अब जब वह फिर से सुंदर हो गई थी, तो वह बिल्कुल एक देवी जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि सिंह परिवार के घर की यात्रा सफल रही। ईवा उन सभी अन्य महिलाओं की तुलना में बहुत अधिक सुंदर थी जिनके साथ उसने समय बिताया था। उसने कसम खाई कि वही ईवा को बिस्तर पर ले जाएगा। ईवा ने दीपक की ओर देखा। उसकी घूरती नजर उसे बेहद असहज कर रही थी। ये कौन है? मैं इसके लिए सिगरेट नहीं जला रही। अपनी बातों का ध्यान रखो, अजय ने ठंडे अंदाज में कहा। तुम दीपक से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? तुरंत माफी मांगो। दीपक ने उदारतापूर्वक हाथ हिलाया। मिस्टर सिंह, ईवा को डांटिए मत। मुझे जिद्दी लोग पसंद हैं। वैसे सेलेस्टियल से ऑर्डर मिलने की क्या बात थी? टॉमी ने जल्दी से समझाने की कोशिश की। तभी दीपक ने पंकज को देखा, जो ईवा के पीछे खड़ा था। उसने सोचा था कि पंकज ड्राइवर है। कौन जानता था कि वह ईवा का पति था, जिसे अजय ने चुना था। उसका भाव गहरा गया। मिस्टर सिंह, मुझे ईवा चाहिए। तुरंत शादी को रद्द करो, वरना मेरे एक फोन कॉल से सेलेस्टियल के साथ अनुबंध शून्य हो जाएगा। यह मत भूलो कि जेवियर सेलेस्टियल ग्रुप के सबसे करीबी व्यापारिक भागीदार हैं। अन्य व्यवसायों के बीच ऑर्डर वितरित होने से पहले हमें सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है। पंकज ने मुश्किल से दीपक की ओर देखा। मैंने सुना है कि बद्रीनाथ जेवियर मर चुका है। तुम जेवियर हो, है ना? घर पर शोक मनाने के बजाय तुम यहाँ क्यों हो? तारांकन कयू। दीपक सीधा हुआ और पंकज का कॉलर पकड़ा, उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। पंकज ने थप्पड़ को रोक दिया। धीरे से उसने दीपक को दूर धकेल दिया। भले ही पंकज ने मुश्किल से कोई ताकत लगाई थी, फिर भी दीपक लड़खड़ा गया और सोफे पर गिर गया। इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह द ग्रेट फोर का हिस्सा था, जो हर किसी के द्वारा पूजा किए जाने का आदी था। अब यह कोई नहीं उसे धक्का दे रहा था। इससे भी बदतर, वो उसके दिवंगत दादाजी का जिक्र करने वाला कौन होता है? हर कोई बद्रीनाथ की मौत के बारे में जानता था, लेकिन किसी ने इसका जिक्र करने की हिम्मत नहीं की, सिवाय पंकज सिंघानिया के। दीपक ने एक स्विचब्लेड निकाली और उसे जमीन पर फेंक दिया। ठंडे अंदाज में उसने आदेश दिया, अपना एक हाथ काट लो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। टॉमी उठ खड़ा हुआ, मुस्कुराते हुए। दीपक, आओ बैठो और एक सिगरेट पियो। शांत हो जाओ। इस कूड़े के टुकड़े से छुटकारा पाना बहुत आसान होगा। हमारी वजह से खुद को मत रोको। अगर यह मर भी जाए तो किसी को परवाह नहीं होगी। एक बार जब यह मर जाएगा तो ईवा तुम्हारी होगी। ईवा गुस्से से आग बबूला थी, उसके दांत किटकिटा रहे थे। दीपक बैठ गया और पंकज को घूर कर देखा। जो तुमने पहले कहा था उसके लिए तुम मर चुके हो। कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। पंकज मुस्कुराया, उन सभी को नजरअंदाज करते हुए। अगर वे सिंह परिवार के घर पर नहीं होते तो दीपक अब तक मर चुका होता। ईवा ने धीमे तरीके से अनुबंध अजय को सौंप दिया। दादाजी, हमने वही किया जो आपने हमें बताया था। अगर हमें सेलेस्टियल से ऑर्डर मिल सकता है तो आप पंकज को मेरे पति के रूप में स्वीकार करेंगे। ये ऑर्डर सिर्फ 30 मिलियन का नहीं है, यह 100 मिलियन का है। कृपया देखिए। क्या 100 मिलियन? अजय हैरान थे। दादाजी, आपको ये सुनना होगा। सेलेस्टियल ग्रुप के चेयरमैन ने ईवा को व्यक्तिगत रूप से अपने ऑफिस में आमंत्रित किया। तभी एक लड़की लड़खड़ाती हुई कमरे में आई, उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। वह लड़की टॉमी की छोटी बहन और सुरेश की बेटी मेगन सिंह थी। जैसे ही वह अंदर आई, उसने ईवा और पंकज को देखा। वह उन्हें घूरने से खुद को रोक नहीं पाई। फिर वह अजय के पास गई और उसे अपने फोन पर एक लेख दिखाया। अजय ने संजीव को ईवा के सामने झुकते हुए अपनी बाह फैलाए हुए देखा। वह भौचक्का रह गया। वह संजीव वर्मा, सेलेस्टियल ग्रुप का चेयरमैन था। दिल्ली में द ग्रेट फोर को भी उसके नियमों का पालन करना पड़ता था। उसने मेज पर रखा अनुबंध झपट लिया और पुष्टि की कि यह वास्तव में 100 मिलियन डॉलर का ऑर्डर था। वह हंसी में फूट पड़ा। हाँ, शानदार काम किया, ईवा। तुम पूरी तरह से सिंह परिवार की हो। अब इटर्निटी ग्रुप के चमकने का समय आ गया है। पंकज के बारे में क्या, दादाजी? क्या
दीपक जेवियर यहाँ है। एक अधेड़ उम्र की महिला अंदर आई। ये ईवा की माँ ग्लैडिस थी। जैसे ही वह अंदर आई, उसने दीपक को देखा और उसके पास सीधे चली गई। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। तुम जरूर दीपक होगे। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम्हें ईवा कैसी लगी? अगर तुम उसे चाहते हो तो वह तुम्हारी है। माँ। ईवा इतनी गुस्से में थी कि उसने पैर पटक दिया। अजय की ओर देखते हुए वो लगभग रो पड़ी। दादाजी, हमने वही किया जो आपने कहा था। हमें ऑर्डर मिल गया है और आपको अपना वादा निभाना होगा। दीपक अनादर से भरा हुआ लग रहा था। तो क्या हुआ अगर तुम्हें अनुबंध मिल गया? जैसा कि मैंने कहा, इस अनुबंध को शून्य करने के लिए बस एक फोन कॉल की जरूरत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ईवा ने गुस्से में दीपक की ओर इशारा किया और अजय को देखते हुए उससे विनती की। दादाजी। अजय ने अनुबंध नीचे रख दिया। वह नहीं जानता था कि संजीव वर्मा ने ईवा के साथ व्यक्तिगत रूप से क्यों निपटा। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि सेलेस्टियल ग्रुप जेवियर्स के साथ करीबी भागीदार थे। अगर वे दीपक को नाराज करते तो वे अनुबंध खो सकते थे। इसके अलावा अनुबंध पंकज ने नहीं बल्कि ईवा ने प्राप्त किया था। अपनी तंबाकू पाइप पर कश लेते हुए उन्होंने कहा, ईवा, तुमने अनुबंध प्राप्त किया। इसका पंकज से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने फैसले पर कायम हूं। पंकज को तलाक दो और दीपक से शादी करो। ये सही है। दीपक आत्मसंतुष्ट लग रहा था, जैसे कि वह जानता था कि वह जीत गया है। एक बार जब ईवा उसकी हो जाएगी तो वह पंकज से छुटकारा पाने का एक तरीका खोज लेगा। उसने एक सेकंड के लिए भी विश्वास नहीं किया कि अजय सिंह पंकज जैसे किसी के लिए उसे नाराज करेंगे। अगर वे उसे नाराज करते हैं तो सिंह परिवार के लिए मुश्किल होगी। खुशी से दीपक ने कहा, एक समझदारी भरा चुनाव, मिस्टर सिंह। मेरे पिताजी परिवार के मुखिया बनने वाले हैं। अगर आप मुझे खुश करते हैं तो आपको वे सभी ऑर्डर मिलेंगे जो आप चाहते हैं। प्रिय। ईवा ने आंसू भरी आंखों से पंकज को देखा। पंकज ने उसे देखा और पूछा, ईवा, तुम क्या चाहती हो? दृढ़ता से ईवा ने कहा, अब हम शादीशुदा हैं। मैं तुम्हारी पत्नी हूं। जब तक मैं मर नहीं जाती, हम तलाक नहीं ले रहे हैं। पंकज ने सिर हिलाया और कहा, संजीव वर्मा को कॉल करो और उन्हें स्थिति समझाओ। चलो देखते हैं कि दीपक सच कह रहा था जब उसने कहा था कि वह अनुबंध को शून्य कर सकता है। अगर दीपक में इतनी शक्ति है तो मुझे लगता है कि तुम उसके साथ ज्यादा खुश रहोगी। किसी भी हाल में यह मेरे जैसे गरीब आदमी के साथ रहने से बेहतर है। सिंह परिवार ने थोड़ी प्रशंसा के साथ पंकज को देखा। अजय मुस्कुराया। पंकज, तुम एक समझदार आदमी हो। चिंता मत करो, मैं अपना वादा निभाऊंगा। तलाक के बाद मैं तुम्हें $5 लाख दूंगा। ईवा को नहीं पता था कि पंकज क्या सोच रहा है। उसे चिंता थी कि पंकज को लग रहा होगा कि कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उसने पंकज का हाथ कसकर पकड़ लिया। प्रिय, चिंता मत करो। मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम यहीं रहो। अगर वे तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो मैं खुद को मार डालूंगी। संजीव वर्मा को कॉल करो। ठीक है। ईवा ने अपना फोन और संजीव का व्यवसाय कार्ड निकाला। जैसे ही वह कॉल करने वाली थी, ग्लैडिस ने उसके हाथों से फोन छीन लिया। ये बकवास बहुत हो गई। इस कूड़े के टुकड़े ने तलाक के लिए सहमति दे दी है। तुम अभी भी इतनी जिद्दी क्यों हो? उसके साथ रहने से क्या अच्छा हो सकता है? दीपक कहीं ज्यादा बेहतर है। दीपक ने हाथ हिलाया, दुनिया की कोई परवाह न करते हुए। उसे कॉल करने दो ताकि वह हार मान ले। ईवा, पूछो कि क्या सेलेस्टियल जेवियर्स या सिंह परिवार के साथ काम करना चाहता है। ग्लैडिस ने बात मानी और फोन वापस ईवा को दे दिया। दीपक ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले ही जीत चुका हो। सिंह परिवार दिल्ली में केवल एक दूसरे दर्जे का परिवार था। सेलेस्टियल जेवियर्स के साथ साझेदारी को नहीं छोड़ेगा। कॉल कनेक्ट हो गया। मिस्टर वर्मा, मैं हूं, ईवा सिंह। हमने पहले एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। हाँ, मैं ही हूं। दीपक जेवियर ने कहा कि वह उस अनुबंध को शून्य कर सकता है जिस पर मैंने अभी आपके साथ हस्ताक्षर किए हैं। संजीव वर्मा के ऑफिस में। संजीव गुस्से में था। उसने चिल्लाया, दीपक? कौन सा दीपक? दीपक जेवियर। जिस अनुबंध पर मैंने हस्ताक्षर किए, उसे शून्य करने का अधिकार किसी को नहीं है। जेवियर्स का मेगाट्रॉन ग्रुप। दीपक ने यह भी पूछा कि क्या आप जेवियर्स या सिंह परिवार के साथ काम करना पसंद करेंगे। ईवा ने धीमी आवाज में बात की।
जेवियर्स आखिरकार द ग्रेट फोर का हिस्सा थे और सिंह परिवार एक दूसरे दर्जे का परिवार था। ठीक है, शांत हो जाओ, ईवा। मुझे जांच करने दो और मैं तुम्हें तुरंत कॉल बैक करता हूं। जरूर, ईवा ने फोन काट दिया। दीपक आत्मसंतुष्ट लग रहा था। कैसा रहा? ईवा ने कहा। मिस्टर वर्मा ने कहा कि वह मुझे कॉल बैक करेंगे। संजीव ने फोन रखने के बाद तुरंत जांच शुरू कर दी। उसने कभी कंपनी की साझेदारियों के बारे में ज्यादा परवाह नहीं की थी। उपराष्ट्रपति आमतौर पर इसे संभालते थे। उसने उपराष्ट्रपति को बुलाया और यह पता चला कि सेलेस्टियल ने अभी अभी जेवियर्स के मेगाट्रॉन ग्रुप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जो उन्हें ऑर्डर पर पहली वरीयता देता था। वॉल्टन, तुम्हें निकाल दिया जाता है। अपना सामान पैक करो और निकलो। संजीव ने व्यापार विभाग को मेगाट्रॉन के साथ सभी ऑर्डर रद्द करने का आदेश दिया। अब से मेगाट्रॉन को कभी भी उनके कोई भी ऑर्डर नहीं मिलेंगे। एक बार जब उसने आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली तो उसने ईवा को कॉल बैक किया। हाय ईवा, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। हमने मेगाट्रॉन के साथ सब कुछ रद्द कर दिया है। अब से इटर्नलिटी ग्रुप को हमारे ऑर्डर पर पहली वरीयता मिलेगी। क्या यह आपको खुश करेगा? ईवा का फोन लाउडस्पीकर पर था। सभी ने सुना जो संजीव ने कहा। वे सदमे में थे। दीपक ही एकमात्र था जो हंस रहा था। ईवा, तुमने किसे कॉल किया? वह बहुत साहसी है ना? ये मेगाट्रॉन के साथ सब कुछ रद्द करने और इटर्नलिटी के साथ काम करने के बारे में क्या है? केवल एक मूर्ख ही यह चुनाव करेगा। क्या तुमने सेलेस्टियल के चेयरमैन होने का नाटक करने के लिए किसी को पैसे दिए? दीपक जोर से बोला और लाउडस्पीकर ने उसकी आवाज को बढ़ा दिया। संजीव ने सब कुछ स्पष्ट रूप से सुना। उसका गुस्सा फूट पड़ा। दीपक, जेवियर, हाँ, अब से जेवियर्स खत्म है। उसके बाद उसने अपनी आवाज धीमी की और कहा, ईवा, ऑर्डर के बारे में चिंता मत करो। कोई भी उन्हें रद्द नहीं कर पाएगा। जेवियर्स ने तुम्हें परेशान किया है ना? रुको, मैं तुरंत इसका ध्यान रखता हूं। जेवियर्स आधे घंटे के भीतर दिवालिया हो जाएंगे। संजीव ने फोन काट दिया। फिर उसने आदेशों की एक श्रृंखला जारी की। मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या करते हो। मैं चाहता हूं कि जेवियर्स आधे घंटे के भीतर दिवालिया हो जाएं। संजीव वर्मा सेलेस्टियल ग्रुप के चेयरमैन थे। भले ही वह राजधानी से आया था, फिर भी वह दिल्ली में एक शक्तिशाली आदमी था। अगर वह जेवियर्स को दिवालिया करना चाहता था तो वह हो जाएगा। पंकज घटनाओं के मोड़ से खुश लग रहा था। ईवा के भ्रमित भाव को देखते हुए वह मुस्कुराया। ईवा, मुझे लगता है कि मिस्टर वर्मा तुम्हें काफी पसंद करते हैं। क्या तुम उनकी धर्मपुत्री हो? दीपक उबा हुआ लग रहा था। जेवियर्स आधे घंटे के भीतर दिवालिया कैसे हो सकते हैं? क्या मजाक है? तभी उसे अपने पिता का फोन आया। तुम छोटे कमीने, तुमने क्या किया? सेलेस्टियल ने मेगाट्रॉन के साथ साझेदारी रद्द कर दी है। दीपक अवाक रह गया। दीपक फर्श पर धड़ाम से गिर गया। सेलेस्टियल ने मेगाट्रॉन के साथ साझेदारी रद्द कर दी थी। ये कैसे संभव था? क्या ईवा ने वास्तव में सेलेस्टियल ग्रुप के असली चेयरमैन को फोन किया था? दीपक को देखकर पंकज समझ गया कि सेलेस्टियल ने मेगाट्रॉन के साथ अपना समझौता रद्द कर दिया है। मेगाट्रॉन ग्रुप में निदेशक के कार्यालय में मार्क जेवियर जोएल के पिता, जिनका जिक्र पहले नहीं हुआ था, दीपक पर चिल्लाने में व्यस्त था। सेलेस्टियल ने उसे बताया था कि यह सीधे चेयरमैन की ओर से आया है। दीपक ने किसी बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति को नाराज कर दिया था। सर, सेलेस्टियल ने कहा कि हमारी दवा की गुणवत्ता से समझौता किया गया है। वे हम पर $3 बिलियन का मुकदमा कर रहे हैं। सर, बैंक मांग कर रहा है कि हम अभी अपना ऋण चुका दें। सर, गुणवत्ता उल्लंघन की आशंका के कारण संबंधित अधिकारियों द्वारा हमारी एक फैक्ट्री बंद कर दी गई है। सर, हमारे शेयरधारक अपने शेयर बेच रहे हैं। हमारी शेयर की कीमत गिर रही है। हमें लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है। सर, मेगाट्रॉन दिवालिया हो गया है। हमारे सभी व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। उनमें से कई बंद कर दिए गए हैं और उनकी जांच की जा रही है। मार्क अभी भी फोन पर अपने बेटे को डांट रहा था, लगभग बेहोश हो गया। दीपक ने फोन पर सब कुछ सुना। वह जानता था कि ईवा ने असली संजीव वर्मा को फोन किया था। उसने अपना वादा निभाया था, जिससे जेवियर्स आधे घंटे के भीतर दिवालिया हो गए थे। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। ईवा, मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत अफसोस है। कृपया मिस्टर वर्मा को फिर से फोन करो और उनसे रुकने के लिए कहो। कृपया, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं।
सिंह परिवार के सभी लोग हक्के बक्के रह गए। ईवा भी थोड़ी भ्रमित थी। संजीव ने कहा था कि वह जेवियर्स को दिवालिया कर देगा। मुश्किल से आधा घंटा बीता था और यह हो गया था। संजीव एक कुशल आदमी था। जेवियर्स द ग्रेट फोर के नेता थे, लेकिन वे इतने कम समय में दिवालिया हो गए थे। सेलेस्टियल ग्रुप के चेयरमैन वास्तव में हल्के में लेने वाले व्यक्ति नहीं थे। अजय जानते थे कि जेवियर्स के दिन खत्म हो गए थे, जबकि सिंह परिवार के दिन अभी शुरू होने वाले थे। उन्होंने आदेश दिया, सुरक्षाकर्मी दीपक जेवियर को बाहर फेंक दो। 2 सुरक्षाकर्मी आए और घुटनों के बल बैठे दीपक को घसीटकर ले गए। ईवा, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। कृपया मुझे और मेरे परिवार को एक और मौका दो। दीपक की भीख मांगने की आवाजें फीकी पड़ गईं। अजय ने ईवा को अपने साथ बैठने के लिए कहा। आओ ईवा, बैठो, खड़ी मत रहो। ईवा अब परिवार की नायिका थी। संजीव वर्मा के साथ उसके संबंध के कारण उनके गौरवशाली दिन अभी शुरू हो रहे थे। अजय ने एक घोषणा की। अब से ईवा $3 लाख के मासिक वेतन के साथ इटर्नलिटी ग्रुप की कार्यकारी चेयरमैन होगी। ईवा को प्रतिक्रिया देने में कुछ समय लगा। सच में, आप मुझे $3 लाख के वेतन के साथ चेयरमैन बनने दे रहे हैं? बेशक, पंकज का क्या? चूंकि तुम उसे चाहती हो, वह अभी के लिए रह सकता है। ईवा बहुत खुश थी। वह खड़ी हो गई और पंकज के हाथ पकड़ लिए, एक छोटी लड़की की तरह लग रही थी। प्रिय, तुम रह सकते हो। पंकज मुस्कुराया। जब तक ईवा खुश थी, वह भी खुश था। आखिरकार, उसने ईवा को धरती पर सबसे खुश महिला बनाने की कसम खाई थी। दिल्ली का पूरा शहर सदमे में था। कल रात बद्रीनाथ जेवियर की मृत्यु हो गई। आज जेवियर्स दिवालिया हो गए। द ग्रेट फोर के नेता अब और नहीं रहे। अपनी महिमा खोकर वे अब कर्ज से लदे एक परिवार थे। जेवियर्स के घर पर विक्रम की वापसी के एक दिन के भीतर परिवार पूरी तरह से दिवालिया हो गया था। फोर में दीपक जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। चाचा, ये ईवा सिंह की गलती है। उसने संजीव वर्मा को फोन किया और उसने साझेदारी रद्द कर दी। उसने हमें दिवालिया कर दिया। दीपक ने रोते हुए कहानी सुनाई, जैसा उसे उचित लगा। उसने बड़ा चढ़ाकर बताया। चर्र, कांच टूटने की आवाज। विक्रम ने अपने हाथ में पकड़े गिलास को तोड़ दिया। उसका भाव गहरा था जब उसने कहा, संजीव वर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेवियर्स के खिलाफ जाने की? तुम्हारा परिवार तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ईवा सिंह, तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा। शांत होकर शालिनी ने पूछा, विक्रम, अब हमें क्या करना चाहिए? विक्रम खड़ा हुआ और कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। सब्र रखने वालों को अच्छी चीजें मिलती हैं। जेवियर्स कई नुकसानों का शोक मना रहे थे, जबकि सिंह परिवार जश्न मना रहा था। अजय ने ईवा के कार्यकारी चेयरमैन की भूमिका संभालने के बारे में एक सार्वजनिक घोषणा की। तब से इटर्नलिटी ग्रुप सेलेस्टियल ग्रुप का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बन गया। इस खबर के साथ कि संजीव वर्मा ने ईवा सिंह को व्यक्तिगत रूप से अपने ऑफिस में आमंत्रित किया था, सिंह परिवार की सामाजिक स्थिति आसमान छू गई। कई लोगों ने उनसे एहसान हासिल करने की कोशिश की। पंकज को आखिरकार ईवा के पति के रूप में पहचाना गया और वह ईवा के घर में रहने लगा। कार्यकारी चेयरमैन के रूप में ईवा रोज सुबह जल्दी घर से निकलती और देर से लौटती थी, कंपनी चलाने में व्यस्त रहती थी। पंकज घर पर गृहस्थी बनकर रहता था। वह खाना बनाता था, वह सफाई करता था। जब समय होता था तो वह एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर काम से ईवा को लेने जाता था। उसे लगा कि वह अपना सपनों का जीवन जी रहा है। 2 सप्ताह जल्दी से बीत गए। एक दिन पंकज ने फर्श पर झाड़ू लगाए और कूड़ा बाहर निकाला। फिर वह ईवा को लेने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर इटर्नलिटी के ऑफिस गया। इटर्नलिटी ग्रुप के ऑफिस के बाहर सड़क के किनारे पंकज सड़क के किनारे बैठ गया, सिगरेट पी रहा था। अमित ने भी ऐसा ही किया। पंकज, क्या तुम्हें यह उबाऊ नहीं लगता? तुम बस खाना बनाते हो, सफाई करते हो और ईवा को लेने जाते हो। मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ और मैं उबाऊ महसूस कर रहा हूँ। क्या हो अगर हम ईवा को सदर्न प्लेन्स ले चलें? तुम क्या जानते हो, इसे ही सही मायने में जीना कहते हैं। पंकज ने एक लंबा कश लिया और सिगरेट का बट जमीन पर फेंकने से पहले धुएं का एक छल्ला उड़ाया। सहजता से उसने कहा, मैं हत्या और हिंसा से ऊब चुका हूं। अब मेरे जीवन में केवल ईवा ही महत्वपूर्ण है। मैं उसके साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहता हूं और उसे जितना हो सके उतना खुश करना चाहता हूं। ओह, ठीक है।
अमित ऐसा लगा जैसे उसने अभी कुछ सोचा हो। जेवियर्स भले ही दिवालिया हो गए हों, लेकिन उनसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होगा। वे अभी भी दिल्ली में थोड़ी बहुत शक्ति रखते हैं, खासकर शालिनी। ऊंचे स्थानों पर अभी भी उसके दोस्त हैं। मैंने थोड़ी जांच की और पता चला कि वह आज रात एक नीलामी का आयोजन कर रही है। वे कुछ धन जुटाने और वापसी करने की योजना बना रहे हैं। मेरा मानना है कि वे जिन वस्तुओं की नीलामी कर रहे हैं, उनमें से कई सिंघानिया से ली गई थीं, जिनमें क्लिफसाइड एज पर चांदनी फूल, मूनलिट फ्लावर्स ऑन क्लिफसाइड्स एज, भी शामिल है। पंकज का चेहरा गहरा हो गया। अमित ने पंकज में बदलाव महसूस किया। उनके चारों ओर का तापमान गिर गया।